बढ़िया। 16 दिसंबर 1946 है जो सही आंसर है। सही आंसर है 16 दिसंबर 1946। चलिए तीसरा, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है? क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। स्वीकार नहीं किया जाता है, बहुत चर्चा में था बिहार को लेकर भी, विशेष राज्य को दर्जा को लेकर, लेकिन है जो दोस्तों 15 फाइनेंस कमीशन में है जो विशेष राज्य के दर्जे को है जो हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा, भारत के किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर स्वीकार नहीं किया जाता है? बताइएगा। तीसरा का बताइएगा क्या होगा। नंबर देखिए जो भी दे रहे हैं 1 2 3 ऐसे करके दीजिएगा, समझ गए ना, तो पता चलेगा कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। जो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बताइएगा तीसरा का क्या होगा आंसर। जो तीसरा का आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से, ये सब क्वेश्चंस हमेशा बढ़िया क्वेश्चंस और बेहतरीन क्वेश्चंस से माना जाता है। आंसर जल्दी दीजिए, आंसर है जो जल्दी दीजिए आप लोग। इसके जो 4 पैरामीटर्स होते हैं उसमें कौन सा इसमें नहीं है, जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से आना चाहिए। इस सबका आंसर तो आना चाहिए, समझिए ना, इसका आंसर तो आना चाहिए। तीसरा का बी आ रहा है। चलिए ए नहीं होगा, कम जनसंख्या घनत्व नहीं होगा। आओ बताइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जो भी 71 बीपीएससी 71 देना चाहते हैं, चाहे बिहार दरोगा देना चाहते हैं, टीआरई का भी आ गया वैकेंसी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताइएगा। जय श्री राम जी का आंसर आ रहा है 3 का सी, बहुत बढ़िया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, इसको है जो दोस्तों है जो इसमें शामिल है जो नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको शामिल है जो नहीं किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसका नहीं किया जाता है? तो जय श्री राम जी का आंसर सी था, वेरी गुड आंसर। चलिए बाकी आप देख लीजिए, पहाड़ी एवं कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ रणनीतिक स्थान, समझ गए। ये है जो 3 है, लेकिन है जो आपका सी ऑप्शन जो है शामिल नहीं किया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? गलत कौन सा है आपको बताना है। रूस इंद्र के साथ, किर्गिस्तान खंजर, सेशेल्स सलामती, थाईलैंड युद्ध अभ्यास। बताइएगा कौन सा इसमें जो गलत है, बताइएगा। सब टॉप क्लास का क्वेश्चंस मिलेगा मेरे भाई यहां। जल्दी बताइएगा चौथा का आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर क्या होगा बताइएगा। एकदम पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। 71 बहुत खतरनाक है, आपको लग रहा होगा 71 बहुत खतरनाक है। जल्दी से बताइए, आंसर है जो बताइए कि किसके साथ युद्ध अभ्यास है जो गलत है इसमें, बताइएगा। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलिए जय श्री राम जी का आंसर आया है 4 का डी आ रहा है, 4 का डी आ रहा है। चलिए रूस के साथ इंद्र का आप जानते ही हैं, जानते हैं ना, रूस इंद्र सही है, किर्गिस्तान खंजर सही है, सेशेल्स लामती सही है। युद्ध अभ्यास जो है दोस्तों यह है जो किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के साथ होता है, अमेरिका के साथ होता है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के साथ होता है। 4 का डी, 4 का डी, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए 5 नंबर, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? काकरापारा, कैगा, कल्पक्कम और कुनाई कुंडलम, बताइएगा। वर्ष 2024 में, और जब सबसे ज्यादा क्षमता हो गया था तो प्रधानमंत्री जी है जो ट्वीट भी किए थे और इससे है जो क्वेश्चन है जो बना भी दिया था,
और ये है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71 को लेकर भी। जल्दी बताइएगा, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? बताइएगा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा? भाई आजकल YouTube पर क्या हो रहा है ना कि एक चैनल देखते हैं फिर दूसरा चैनल देखने चल जाते हैं, तो आपका टाइम का बर्बादी आपका हो रहा है, और आपका जब समय निकल जाएगा तो समझ में आएगा कि हमने सबसे बड़ी गलती की कि YouTube को बार बार है जो खोल कर है जो देखा। इसलिए पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए तो सफल जल्दी होइएगा। चलिए बताइए कि 2024 में सबसे ज्यादा है जो परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता किसकी थी? 5 नंबर का बताइएगा आंसर क्या होगा? चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है। चलिए कुनाई कुंडलम, कुनाई कुंडलम की है जो दोस्तों है जो सबसे ज्यादा है जो क्या था, परमाणु ऊर्जा क्षमता है जो सबसे ज्यादा है जो किसका था, कुनाई कुंडलम का सबसे ज्यादा है जो क्षमता था, ध्यान रखिएगा। चलिए 2000 मेगावाट। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? देखिए अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछेगा, बोलिएगा कहां से पूछ दिया इस साइंस में भाई? अरे भाई साइंस में कहां से पूछ दिया, पढ़िएगा तब ना साइंस में कहां से पूछेगा क्वेश्चन, समझ गए? पूछ देगा साइंस में कहां से पूछ दिया, बड़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा था, कहां से पढ़े? खाली ये जो घटना चक्र के रटने से नहीं ना होगा, वो है जो अब आउटडेटेड हो गया है, अब उस सब कहानी नहीं चलेगा, समझ गए? अब है जो वो आउटडेटेड है, आपको है जो अपडेटेड होना चाहिए। 5G आ रहा है, 6G आ रहा है, आप नए नए इनोवेशन में आ रहे हैं और क्वेश्चन पूछेगा वही वाला नहीं ना पूछेगा भाई, उसमें जो चेंजिंग होगा ना, तो इनोवेशन बढ़ रहा है, रिसर्च आगे बढ़ रहा है, और क्वेश्चन सोच रहे हैं कि 97 वाला क्वेश्चन पूछे, नहीं होगा, संभव नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लड़का है जो मार्केट में है, समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? समझ गए? पहला है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जिसका शॉर्ट है AICRA, ध्यान रखिएगा AICRA। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा है भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित, स्टेम। देखिए ये जो मेंस में पूछा था क्वेश्चन, स्टेम 17 मेंस में पूछा था, पूछा था कि नहीं पूछा था बताइए? साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा था कि नहीं पूछा था? 17 BPSC में पूछा ना। और भारतीय रोबोटिक्स कौशल केंद्र, बताइएगा कौन सा आंसर है जो इसमें सही है? जय श्री राम जी का आंसर आ रहा है ए, बहुत बढ़िया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन AICRA है जो दोस्तों रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है। वेरी गुड जय श्री राम जी, वेरी गुड, ऐसा ही आंसर आना चाहिए। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी करता है? देखिए क्वेश्चंस कहां से बनाया है। इस चिन्हैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 6-1 से सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था अनुसूचित जाति के लिए, और वहां से क्वेश्चन से बना दिया है। पढ़ेगा नहीं पढ़े आप? इस चिन्हैया मामले को है जो पलटा है जो, तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा। बताइएगा किसके अंतर्गत राष्ट्रपति है जो अधिसूचना जारी करता है? आर्टिकल 340, 349, 342, 338। बताइएगा 7 का आंसर है जो क्या होगा?
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सात का सी आंसर आ रहा है, सात का सी आंसर आर्टिकल 342 है जो बहुत ज्यादा चर्चा में था। आर्टिकल 342 है जो बहुत ज्यादा चर्चा में था। आप उस जजमेंट को देख लीजिए। जो इसके पूर्व सीजीआई थे दोस्तों उस बेंच में थे और उन्होंने है जो कहा था कि एससी एसटी में क्या होना चाहिए, उप वर्गीकरण होना चाहिए, उप वर्गीकरण होना चाहिए। क्लियर, यही था ना? याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिएगा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं बोलिएगा, आप कमेंट कीजिएगा यस या नो। यही था ना? देखिए क्वेश्चन है जो करंट का क्वेश्चन है जो बना दिया मेरे भाई। आपको है जो करंट से 60-70 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप करंट कंप्लीट नहीं किए तो आप है जो दिक्कत में पड़ जाइएगा। समझ गए? चलिए, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीपीएससी लगातार 66, 64, 69 में है जो मौद्रिक नीति से क्वेश्चंस पूछा है। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, समझ गए? मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति से जो क्वेश्चंस पूछा है, बताइएगा मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है, राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है, और बाकी इस क्वेश्चंस का आंसर क्या है आप बताइएगा। जल्दी से आंसर है जो आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी से आना चाहिए। 8 का आंसर है जो जल्दी से आना चाहिए। मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है, राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है, मौद्रिक नीति में कितने सदस्य होते हैं, एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं आरबीआई के द्वारा, सब चीज है जो आप कमेंट में बताइएगा जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ लेने के लिए, करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेने के लिए देखिए ये बुक है, करंट अफेयर्स का बुक। पिछले बार 37 क्वेश्चन से डायरेक्ट ले रहे थे इससे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, बुक चाहिए तो बुक भी ले सकते हैं। सब चीज है जो आपको उपलब्ध है, देख लीजिएगा। इसको हम दिखा देते हैं भाई, प्रचार इसलिए करते हैं कि आप लोग भी खरीदिएगा ना। देखिए पूरा पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है, 37 क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे इससे। चलिए बताइएगा, 8 का बी आंसर आ रहा है, 8 का है जो बी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 8 का है जो बी आंसर है। चलिए, मूल स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना। चलिए, मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है और राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है, कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट कीजिए। मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? अरे भाई मेरे, मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है मेरे भाई। मॉनिटरिंग पॉलिसी 6 सदस्य होते हैं इसमें, समझ गए? और राजकोषीय नीति है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है जो फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के द्वारा है जो जारी किया जाता है। भाई बोलना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को बोलना पड़ता है, गलत बात है। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में किन कृषि उत्पादकों में सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल, गेहूं और कपास, दूध, दाल और मसाले, चाय, कॉफी और जूट, गन्ना, मक्का और तिलहन। बताइएगा किस कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जल्दी से बताइएगा, भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए?
जल्दी से कमेंट कीजिएगा 9 का आंसर क्या होगा। जो 9 का आंसर क्या होगा। और करंट अफेयर्स का बुक लेने के लिए आप है जो ये बुक है पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है, आप देख सकते हैं। पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। 37 क्वेश्चंस पिछले बार लड़ा था, 37 क्वेश्चंस 70 बीपीएससी में और 69 में। चलिए जल्दी से बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा। जो आंसर आना चाहिए। चलिए 9 का आंसर है जो किन्हीं के द्वारा नहीं आ रहा है। दूध, दाल और मसाले में है जो दोस्तों है जो सबसे बड़ा उत्पादक है। दूध, दाल और मसाले में सबसे ज्यादा है जो भारत है जो उत्पादक है। चलिए दूध सबसे ज्यादा कहां होता है। दूध में भारत का क्या है, फर्स्ट स्थान है। प्रति व्यक्ति कितने ग्राम, अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। प्रति व्यक्ति कितने ग्राम दूध उपलब्धता है भारत में, बताइएगा। और किस राज्य में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है ये भी बताइएगा, कमेंट जो कीजिएगा। अगर नहीं जान रहे हैं तो हम बताएंगे, नहीं जान रहे हैं तो हम बताएंगे। चलिए दूध में सबसे ज्यादा यूपी, कुछ दिन पहले राजस्थान था दोस्तों, लेकिन है जो फिर वापस है जो यूपी हो गया है, ध्यान रखिएगा। 471 ग्राम प्रति व्यक्ति है जो भारत में है, और 367 है जो आपका क्या है, यह है जो वर्ल्ड में है प्रति ग्राम। ध्यान रखिएगा भारत सबसे ज्यादा दूध का है जो उत्पादक है जो देश है, ध्यान रखिएगा। दाल के लिए, दाल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम उत्पादन करते हैं लेकिन उपभोग कर जाते हैं, तो हमको मंगाना पड़ता है दाल। इसीलिए 2025-26 के बजट में दालों को आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, रकबा बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार है जो काम कर रही है। और है जो 4 इंजन जो कृषि का है उसमें है जो सबसे महत्वपूर्ण है ना। यह जो ध्यान है जो रखिएगा, ये सब फैक्ट्स है जो आपको मिलेगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, बताइएगा। आपको सबसे बेहतरीन आंसर, बेहतरीन क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। हवा हवाई वाली बातें नहीं। यूट्यूब पर बहुत लोग हवा हवाई करते हैं, टाइम पास करते हैं, जोक करते हैं, शायरी बोलते हैं। उसके जिनके पास टाइम है वो करते हैं, अपने पास तो टाइम ही लिमिटेड है यार। चलिए बताइएगा 9 नंबर का बताइएगा क्या होगा। 10 नंबर का बताइएगा क्या होगा आंसर। जो 10 नंबर का बताइएगा क्या होगा आंसर। 10 नंबर का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो 10 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है। बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा 10 नंबर का आंसर क्या होगा। जो चलिए आंसर है जो किन्हीं का नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। केरला में है जो दोस्तों है जो राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र है, ध्यान रखिएगा। चलिए 11, दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से 2 महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है। देखिए मानसून से क्वेश्चन 17 बीपीएससी मेंस में है जो पूछा था। उत्तर पश्चिम मानसून जो शीतकालीन वर्षा होती है उसके बारे में है जो आपको बताना था। देखिए आप मानसून से क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको मेंस में भी है जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहां पर ही समझ गए। मेंस में भी आपको है जो देखने के लिए मिलेगा। बताइएगा कि दक्षिण दोलन, साउथ ऑसिलेशन, इनमें से किस 2 महासागर के मध्य दोलन प्रतिरूप है। प्रशांत हिंद, अटलांटिक हिंद या उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। करंट का बुक लेना है। पिछले बार के तहलका मचाने के बाद इस बार भी है जो मेरे द्वारा खुद इसको कंपाइल किया गया है और पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स बनाया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ तो ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो उसमें काम करेगा। चलिए
11 नंबर का आंसर बताइएगा, 11 नंबर का आंसर बताइएगा आप। 11 नंबर मिशन का मिशन जी 11 का है, नहीं 11 का है, प्रशांत अटलांटिक नहीं होगा। 17 बीपीएससी में देखिए मानसून से क्वेश्चंस पूछा गया था। आप अगर लिखे होंगे कि उसका वर्षा पैटर्न के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था कि भाई है जो उत्तर पश्चिम मानसून जब होता है तो उसके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कैसे जो टकराती है और तिब्बत को इंजन कहा जाता है और वहां से टकरा के नीचे की ओर आती है और अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा वितरण का पैटर्न अलग अलग होता है। आप मैप के साथ अगर बनाएंगे तो आपको अच्छा नंबर है जो मिलेगा। तो दक्षिण ओसिलेशंस बताइएगा आंसर है जो इसका क्या होगा। चलिए इसका आंसर है प्रशांत और हिंद महासागर। प्रशांत और हिंद महासागर। आप मानसून पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, मानसून पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन है जो उससे पूछे जाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिक्कल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2032, 2037, 2042 या 2047? सिक्कल सेल एनीमिया यह है जो किससे, रक्त से बीमारी है। यह है जो आनुवांशिक बीमारी है, जो आरबीसी का आकार है जो हंसिया के आकार का हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है हंसिया के आकार का। आरबीसी का जो उसके शेप है वो हंसिया आकार हो जाता है। और मध्य प्रदेश में है जो दोस्तों सबसे ज्यादा ये मामले है जो देखे गए हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है जो मामले है जो देखे गए हैं सिक्कल सेल एनीमिया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सिक्कल सेल एनीमिया कब है? 2047। 2047 बजट में भी, बजट 2025-26 में भी है जो विशेष प्रावधान है जो इस बीमारी को लेकर है जो किया गया है। और प्रधानमंत्री जी सिक्कल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए खुद मध्य प्रदेश में है जो मौजूद थे, उन्होंने घोषणा किया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनः निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? यह है जो किस राजनीतिक दल के द्वारा है जो कहा गया था कि यह जो संविधान सभा को क्या किया, भंग कर दिया जाए और उसको पुनः निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार के आधार पर करने के लिए कहा जाए? किसके द्वारा कहा गया था? सॉरी, हिंदू महासभा, समाजवादी दल, स्वराज दल, मुस्लिम लीग या अनुरूचित प्रश्न में इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। क्वेश्चन टॉप क्लास के मिलेंगे भाई, टॉप क्लास क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे इस बार डायरेक्ट। पिछले बार 37 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का लगाए थे, अब देखिए बुक है 37 क्वेश्चन डायरेक्ट लगा था इससे। आप अगर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप दिए गए नंबर पर है जो कॉल कर लीजिएगा 969673258206। 13 का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन टॉप क्लास के है, आपको टाइम खराब करने के लिए मेरे खुद बहुत कम समय मिलता है। ऑफिस से आते हैं, आपके साथ थोड़ा 1 घंटा आपके साथ पढ़ाई भी करते हैं, हम भी पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ाते हैं। चलिए चलिए, तो किसके द्वारा, देखिए ये बना था कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो बोला गया भैया कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है उसको भंग कर दिया जाए और व्यक्ति मताधिकार के आधार पर है जो इसे बनाया जाए। कहा था समाजवादी दल ने। वीवीआई क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार मार्क के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए 14 नंबर क्वेश्चंस। चौदह नंबर क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिक को लिए दिया गया है? केवल भारत के नागरिक के लिए, बताइएगा कौन सा है जो अनुच्छेद है जो केवल भारत के नागरिक के लिए है जो दिया गया है? बताइएगा।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बताइएगा कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए दिया गया है? कौन कौन है? 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ऑप्शंस देख लीजिए कौन है जो इसमें मिल रहा है, याद रख लीजिएगा इसको। 15, 16, 19, 29, 30। अब इस ऑप्शंस में कौन है देख लीजिए। 14 वाला खत्म हो गया, 21 खत्म हो गया, 21 खत्म हो गया, तो डी ऑप्शन है जो आपका सही आंसर है। डी ऑप्शन जिनका आ रहा है जो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है। किसको? कार्मिकों को। क्या है? वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो जिसको बोलते हैं, WPR कहते हैं, वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो। देखिए ये सब टॉप क्लास का क्वेश्चन है, ये सब टॉप क्लास के क्वेश्चन है। तो किसको परिभाषित किया जाएगा भाई? WPR को किसको परिभाषित किया जाता है? तो श्रम शक्ति में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत, कार्यशील आयु की जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत, कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत, कुल जनसंख्या में कार्यशील आयु की जनसंख्या का प्रतिशत। बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा? जो जल्दी से बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि 15 का आंसर क्या होगा। चलिए तो कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत, सी ऑप्शन जिनका है सही है, सी जिनका आ रहा है सही है। चलिए चलिए 16 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? बताइएगा 16 नंबर क्या होगा? जो
यार आवाज नहीं, अब आ रही है आवाज। मिस्टेक हो जाता है भाई मेरे। अजीत कुमार सिंह, आवाज नहीं आ रही है, अब आवाज आ रही होगी। 2-3 क्वेश्चन से निकल गए यार। अच्छा कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी, आवाज आ रही है अब? चलिए बताइएगा इसका आंसर। 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसका सिर्फ आंसर बता देते हैं हम। 2 क्वेश्चंस है जो पीछे कर दिए थे। 16 क्वेश्चन था, जिसमें है जो इसके कारण निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंख का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है। इसका जो आंसर था, इसका आंसर जो था प्रोटीन था। आवाज नहीं आ रही थी, जिसके कारण है जो आप आंसर है जो नहीं सुन पाए होंगे। इसका आंसर है जो प्रोटीन था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है जो अनुवांशिक रूप से संशोधित होता है, वो होता है शैवाल से। ध्यान रखिएगा, किससे? शैवाल से। ये है जो आवाज नहीं आने के कारण है जो हम स्किप कर दिए थे उस समय, अभी है जो हम बता देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत कुमार सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। 18 नंबर का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो 18 का बताइएगा क्या होगा। जो 18 बताइएगा। निम्नलिखित में से कथन गलत है। देखिए मॉनसून से क्वेश्चन पीटी में भी आता है और मेंस में भी आता है। अल नीनो ला नीना से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसीलिए पढ़ने का प्रयास है जो कीजिएगा मेरे भाई यहां से। चलिए तो इसका आंसर है जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 18 का देख लेते हैं। 18 का आंसर आ रहा है कि नहीं? 18 का है जो दोस्तों कथन गलत पूछ रहा है। अल नीलो ला नीना एक प्रकार का झंझावत है। ये जो ऑप्शन है जो गलत है, झंझावत है जो नहीं है, झंझावत है जो नहीं है। अल नीलो क्या होता है और लाल नीला क्या होता है आप जानते हैं। इससे है जो दोस्तों मानसून पैटर्न है जो बिगड़ जाता है, मानसून पैटर्न बिगड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। इसका प्रभाव भारत में भी है जो देखने के लिए जो 2024-23 में है जो आपको मिला था। यह है जो दोस्तों है जो क्या होता है, हाई टेम्परेचर से है जो दोस्तों है जो यह है जो मानसून के पैटर्न को है जो बिगाड़ देता है। और लाल नीला इसके है जो विपरीत होता है, वो मानसून को सहायक के रूप में है जो काम करता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर? तो है जो दोस्तों ये झंझावत नहीं है, यही है जो ऑप्शन है जो गलत है आपका। चलिए 19 नंबर आ जाइए। आईयूसीएन के रेड लिस्ट को क्या कहा जाता है? आईयूसीएन के रेड लिस्ट को है जो क्या कहा जाता है? जीवन का दर्पण, जीवन का थर्मामीटर, धरती का हाइड्रोमीटर या जीवन का बैरोमीटर? बताइएगा 19 नंबर का आंसर क्या होगा। बताइएगा आईयूसीएन की रेड लिस्ट को है जो क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आईयूसीएन लिस्ट, आईयूसीएन लिस्ट याद है कि नहीं है? कुछ इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी है गलत सही जो भी है कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, आंसर है जो नहीं आ रहा है भैया। ये है जो दोस्तों है जो आईयूसीएन रेड लिस्ट को है जो दोस्तों है जो जीवन का थर्मामीटर है जो कहा जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आईयूसीएन लिस्ट कब जारी किया जाता है? कमेंट कीजिए, जो जान रहा है जो कमेंट कीजिएगा। आईयूसीएन लिस्ट है जो दोस्तों है जो कब से जारी किया जाता है बताइएगा, कब से जारी किया जाता है बताइएगा। अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक क्वेश्चन है जो जरूर आता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन से सतत विकास लक्ष्य के विशेष रूप से स्थलीय जीवन लाइफ ऑन लैंड पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पुनः स्थापना एवं सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। एसडीजी 13, 14, 15, 16 बताइए वो लाइफ ऑन लैंड किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 लक्ष्य है उसमें से, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसडीजी लक्ष्य आपको पढ़ के जाना है। और नीति आयोग का भी है जो दोस्तों है, जो नीति आयोग का लक्ष्य है उसमें 16 को ही लक्ष्य जो रखता है। नीति आयोग अपने लक्ष्य को 16 को ही रखता है। बताइएगा लाइफ ऑन लैंड करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं आप, जो दिए गए नंबर पर है जो आप कॉल कर लीजिए, और है जो आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगा, बुक भी है जो मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको। चलिए तो दोस्तों लाइफ और लैंड जो है दोस्तों एसडीजी है जो 15 किसका है? 15 का लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा। एसडीजी आप है जो कहीं भी जाइए पीटी मेंस में सब करके जाइएगा, 1 से लेके आपको 17 तक है जो आपको करके जाना है, समझ गए। चलिए 21 नंबर आ जाइए। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां है जो किया गया था? 2025 करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा करंट अफेयर्स मिला था कि समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा या किया गया जाएगा नहीं, किया गया, गलत लिख दिया है। तो स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, फ्रांस और आर्मेनिया, बताइएगा। बताइएगा समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा जल्दी से। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, नाइजीरिया में है जो दोस्तों है जो किया गया था। नाइजीरिया हाल फिलहाल चर्चा में था। क्वेश्चंस देखिए कहां से बना देता है, और सब करंट अफेयर जो पेपर करंट अफेयर्स है आपको सब उसमें मिलेगा। एक दिन का करंट अफेयर्स को जो सम्मिलित किया गया है, 175 पेज है मेरे भाई, पीडीएफ ले सकते हैं। ये नंबर है 9673258206, इस पे है जो आप कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की अनुमोदन किया है। अब कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल हो गया है? 6, 8, 10, 11, बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा? सर बीपीएससी प्री के लिए, सर जी हाँ, बीपीएससी प्री के लिए, स्पेशल बीपीएससी प्री के लिए। देखिए ना, देखिए ना आप, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, 71 बीपीएससी करंट अफेयर्स, या सब में काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए बताइएगा कितने भाषाओं को है जो दोस्तों है जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। 2005 में तमिल को सबसे पहले मिला था, 2005 में तमिल को मिलेगा। इसके लिए 3 कंडीशंस है, तीनों कंडीशंस है जो ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं। आप मेंस में भी क्वेश्चंस है जो पूछा जा सकता है, मेंस में भी क्वेश्चंस को है जो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों है जो पहले कितना था, पहले था दोस्तों जो 6, 5 भाषा को और दिया तो टोटल हो गया 6, 5, 11, 11 भाषा है जो दोस्तों है जो शास्त्रीय भाषा के रूप में है जो अभी है जो अंकित है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, हाल ही में किस संस्था ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? सुविधा 2.0 को किसने प्रारंभ किया है? भारतीय चुनाव आयोग, भारत का उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आयुष मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? सुविधा 2.0 बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सुविधा 2.0 किसके द्वारा है जो लॉन्च किया गया है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ऐप कुछ दिन पहले है जो उसी संस्था ने है जो जारी किया है, हम उस ऐप का भी नाम है जो बताएंगे। जल्दी से बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। जो चलिए आंसर नहीं आ रहा। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा है जो दोस्तों है जो सुविधा 2.0 और ईसीआई 2.0 करके एक हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले है जो लॉन्च किया है, 1-2 दिन पहले है जो लॉन्च किया है। इसी प्रकार से ईसीआई 2.0 करके, तो सुविधा 2.0 किसके? भारतीय निर्वाचन आयोग। ज्ञानेश कुमार है जो अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार है जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। इसकी नियुक्ति के लिए 3 लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पीएम और है जो कैबिनेट मंत्री, ये 3 मिलकर है जो दोस्तों है जो इसका चुनाव करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना है जो दोस्तों संस्कृत भाषा में है जो की गई है? बताइएगा। क्वेश्चन टॉप क्लास के मिलेंगे भाई, क्वेश्चन टॉप क्लास के मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़ेंगे, ये है जो ध्यान रखिएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में है जो की गई है? ये हमेशा चलता फिरता क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। जल्दी से बताइएगा आंसर इसका। चलिए आंसर अगर नहीं पता है तो इसका आंसर हम बता देते हैं। देखिए दिव्य बादान और महावंश, ये है जो दोस्तों है जो किसके बारे में लिखा गया है? ये है जो दिव्य बादान और हाँ पाली भाषा में लिखा गया। कौन कौन? दीपवंश और महावंश। कहां है दीपवंश और महावंश? हम गलती, सॉरी, ये नहीं, दीपवंश और है जो महावंश, ये दोनों है जो दोस्तों है जो पाली भाषा में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। और दिव्य बादान और आर्य मंजूश्री मूल कप जो है दोस्तों है जो ये संस्कृत भाषा में। तो पहला और चौथा ऑप्शन है जो आपका जहां है सही होगा, तो है संस्कृत भाषा में है जो लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 24, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियतिवाद में विश्वास, उनके पूर्ण जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, कठोर तपस्या में विश्वास। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 2 सही, 1 और 2 सही, 1 और 3 सही। बताइएगा आजीवक संप्रदाय हमेशा पढ़े, आजीवक संप्रदाय के बारे में हमेशा है जो क्वेश्चन आपके लुसेंट के 3रा या 4था पेज में आजीवक संप्रदाय के बारे में है, और वहां से क्वेश्चंस देखिए। लुसेंट आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस समय पढ़िएगा। समझ गए? तो आप बताइए आजीवक संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सही है? कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आए तो कम से कम इसको इलिमिनेट करने के लिए सोचिएगा। देखिए आजीवक संप्रदाय जो था दोस्तों, वो है जो कठोर तपस्या में विश्वास रखता था। हमें सिर्फ इतना ही पता है इसके बारे में। अगर ऑप्शन से अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा कि 3 नंबर है जो कहां है। देखिए 3 नंबर खाली यहां पर है मेरे भाई, 3 नंबर खाली यहां पर है। बाकी ऑप्शन आप नहीं भी जानते हैं तो आप मार सकते हैं। सिर्फ हम इतना ही जानते थे कि कठोर तपस्या में आजीवक संप्रदाय क्या करता था? विश्वास रखता था। इलिमिनेशन मेथड से आप है जो इसका आंसर मार सकते थे। क्लियर? तो आज का 25 क्वेश्चन है जो हो गया है। तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ ले सकते हैं, और करंट अफेयर्स का आपको हम
पीडीएफ दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत काम करेगा। देखिए पीडीएफ का, इस बुक का रिव्यू देख लीजिए आप लोग, बुक का रिव्यू देख लीजिए। देखिए बुक का रिव्यू आया है, जितने भी लिए अभी करीब करीब 50 कॉपी है जो ऑनलाइन, और कम से कम 500 से 550 कॉपी है जो दोस्तों ऑफलाइन है जो बिक चुका है, और बहुत लोगों का रिव्यू है जो आया है, समझ गए। तो इसका है जो पीडीएफ आप देख लीजिए। ये पीडीएफ है दोस्तों, ये पीडीएफ है, 175 पेज का ये टोटल पीडीएफ है जो आपको मिलेगा। देखिए एमएसपी से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है मेरे भाई। देखिए डायरेक्ट है जो आपको मिलेगा। धान का 2369 रुपया, किसमें सबसे ज्यादा था, राम तिल में सबसे ज्यादा भरा है। तो आपको है जो ये पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा। नेपाली शेरपा ने 31वां बार एवरेस्ट फतह कर तोड़ा अपना रिकॉर्ड। आर्टिकल 143, अब यह जो राष्ट्रपति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के सवाल है उससे जो बार बार पूछा जा रहा है, तो देखिए 143, 2026 तक असम में बाल विवाह पूरी तरह खत्म करेंगे, समझ गए। सीमांत चौकी का नाम सिंदूर रखेगी बीएसएफ, तो आपको सब चीज मिलेगा। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगी भारत, क्या क्या है सब है जो दिखेगा। बच्चों को अगले 10 वर्ष में पढ़ाएंगे एआई चैटबॉट। केरल ने है जो एआई पूरा बेस्ट है जो क्लासरूम बनाने का जो फैसला लिया है। अफ्रीका के गिन्नी में दौड़ेगा मढौरा का इंजन, कोमा नाम है, ध्यान रखिएगा। विपुल पंचोली होंगे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। कहां से आ रहे हैं, गुजरात से जो दोस्तों है जो इनको भेजा गया है। तो आपको इस तरह के पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स मिलेंगे, तो आप है जो कंसल्ट कर लीजिए ये नंबर पर 9673258206। इस पे दूसरा नंबर है 9594792049। 175 पेज का पीडीएफ है, आप है जो पीडीएफ ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए, जहां हमसे मदद होगा हम है जो आपको करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर है जो रात के 9 बजे हम मिलेंगे कुछ इसी तरह का हॉट क्वेश्चंस लेकर, और आपके खतरे में यूपीएससी में सहयोगी बनेंगे। और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने अंतिम मंजिल लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।